हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाठशाला। कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। टॉपिक हमारे पास यहाँ पे तीन ही है वैसे: फेयोल, टेलर, मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की। बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फोर्थ से फिर हम लोग फंक्शंस पे शिफ्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल: प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं और प्रपोजिशन होते हैं दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम of belief of behavior or for a chain of reasoning. Principle are not same as techniques और values। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रिंसिपल, टेक्निक और वैल्यूज तीनों अलग अलग शब्द हैं। तो प्रिंसिपल होता क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ होता है, या प्रपोजिशन बोल लो, या आप ऐसा बोल लो एक फाउंडेशन है। किसके लिए? एक ऐसा फाउंडेशन है जो आगे जाके आप क्या चीज में बिलीव करते हो या आपका क्या बिहेवियर होता है उसकी नींव रखेगा। जैसे मान लो मैंने आपको बचपन में सिखाया कि हम लोगों को बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ओल्ड एज लोगों को हमेशा हेल्प करना चाहिए, हमें सोसाइटी में हमेशा क्लैनिनेस रखनी चाहिए, हमें हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। तो दीज आर योर प्रिंसिपल्स, दीज आर योर प्रिंसिपल्स जो आगे जाके आपके फाउंडेशन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोगों की प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, यही सेम चीज कुछ लोगों की वैल्यूज भी हो सकती हैं, और यही सेम चीज कुछ लोगों की टेक्निक भी हो सकती है लाइफ को जीने की। तो ये तीनों चीजों में क्या फर्क होता है टेक्निक, वैल्यू और प्रिंसिपल में, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ फटाफट से। देखो, टेक्निक्स आर लाइक रेसिपीज। टेक्निक क्या होती है? रेसिपी की तरह होती है, मतलब आपको नो हाउ मिलता है कि आपको कैसे कामों को करना है। हाउ, कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप एक्शन यू फॉलो टू अचीव अ गोल, इसे बोलते हैं टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया कि बीएसटी की टेक्निक होती है ट्रिपल पी, है ना? ट्रिपल पी: प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में भी बात करी कि ट्रिपल पी अप्रोच जो टेक्निक है हमारी, उससे हम लोग बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताता है, तीन स्टेप में तोड़ के 1 2 3 ट्रिपल पी अप्रोच में बताता है कि कैसे करना है। प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड आर द गाइडिंग स्टार्स दैट टेल यू हाउ टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये कोई आपको रेसिपी नहीं बताएंगे, ये जस्ट आपको बताएंगे, एक तरीके से गाइडेंस देंगे, करना आपको खुद पड़ेगा। ओके। प्रिंसिपल मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यू: वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस मैनेजर यूज टू रन थिंग्स स्मूथली। वैल्यू का मतलब क्या हो गया? वैल्यू इक्वल टू पर्सनल चॉइस एंड प्रिंसिपल इक्वल टू बिजनेस गाइडलाइंस। तो बेसिक सी बात क्या है कि वैल्यूज बड़ा है हमारे लिए, एक तरीके से वैल्यूज हमारा बड़ा है प्रिंसिपल से। मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर कि ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई थी ना बुड्ढों वाली, कि हमें बुड्ढों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? प्रिंसिपल हैं, जो आगे जाके हमारी वैल्यू भी बनेंगी और हम कैसे लाइफ जीते हैं फाउंडेशन है हमारा। ठीक है, ओके। नेचर और प्रिंसिपल क्या है, आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। नेचर और प्रिंसिपल हमारा अगला टॉपिक। नेचर और प्रिंसिपल होते हैं बेटा हमारे 1 2 3 4 5 6 7 सात तरीके के नेचर होता है। नेचर मतलब प्रिंसिपल्स का नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है। पहला प्रिंसिपल जो होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब सब जगह लगते हैं, सब जगह मतलब आप इसको कहीं पे भी यूज करोगे ये लग सकते हैं, एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया 2 + 2 = 4, तो आप इसको चाहे इंडिया में लगाओ, यही तो प्रिंसिपल तो है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 2 + 2 = 4 मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, तो इंडिया में लगाओ, ये आप पाकिस्तान में लगाओ, या आप जापान में लगाओ, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए तो ये नहीं होगा कि मैथ्स वाला, तो ये मतलब होगा हर जगह का, मतलब यहाँ पे क्या है? सारी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, सारी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। मतलब अगर मान लो जैसा मुझे मैनेजमेंट चाहिए, वो जो प्रिंसिपल मैं मैनेजमेंट के लगा रहा हूँ, वो मैं लगा रहा हूँ मान लो अपने बिजनेस में फॉर प्रॉफिट अर्निंग, राइट? अगर मैं वही प्रिंसिपल लगाऊंगा एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, तो भी वो लगेंगे ही वैसे के वैसे ही, उसमें कोई बदलाव मुझे नहीं करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो कि प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि हर जगह लग जाते हैं। जैसे इन अ स्मॉल गवर्नमेंट ऑफिस देयर इज स्मॉल मेल क्लर्क, अ डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड अ प्यून, ऑल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक रोल्स, सेम अप्लाइज इन अ कंपनी लाइक आर&डी डिपार्टमेंट इन इन्फोसिस। मतलब आपके जो ये है एप्लीकेबिलिटी हर जगह होगी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वैसा ही आपका प्रिंसिपल वहां भी लगेगा। सारे प्रिंसिपल सारी ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं। जनरल गाइडलाइन: दे आर जनरल गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम्स एज बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। ऊपर जो मैंने बात बोली कि प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल, है ना? आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि अलग होती है, जैसे अब मैं मान लो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट लगेंगे,
लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पे जब भी वो प्रिंसिपल काम करेंगे तो उनमें हमें थोड़ा सा तो बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और आर्ट में हम लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और जरूरत भी है क्योंकि मेरा बिजनेस अलग है और किसी और का बिजनेस अलग होगा, तो थोड़ा बहुत तो ट्वीक करना पड़ेगा, लेकिन लगेंगे सब जगह। तो सेकंड में ये लिखा है कि जनरल गाइडलाइन होती है, स्पेसिफिक बनानी है अगर अपने बिजनेस के लिए, तो आपको उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रिंसिपल अप्लाई करते हो वो आपकी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से होगा। प्रैक्टिस इस चीज की, प्रिंसिपल्स की ऑब्वियसली, कि मान लो मैंने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया कि सब लोग ऑफिस में हमारे 8:30 पे आ जाएंगे, 8:30 पे आने के बाद 9 पे हम लोग काम शुरू करेंगे। अब ये प्रिंसिपल मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ओवर द टाइम मुझे पता चला कि जब मैंने 8:30 फिक्स किया है टाइम, तो लोग 9 बजे तक ही आते हैं, है ना। तो मैंने 8:30 टाइम फिक्स किया तो लोग 9 बजे तक आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने टाइम ही 9 बजे कर दिया। अब इससे क्या हुआ, मैंने प्रिंसिपल को ही चेंज करके क्या कर दिया, 9 बजे टाइम कर दिया। अब लोग 9:30 नहीं आते, 9 बजे ही आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, सर पहले मैंने 8:30 का टाइम रखा था तो सर लोग 9 बजे ही आते थे, और अभी मैंने जब 9 का रख दिया तो भी 9 ही बजे आते हैं। ये क्या हुआ, बेटा बात ऐसी है कि जब लोगों को पता है कि बेटा 9 बजे से टाइम हमारा ऑफिस का है, 8:30 में पहले बुला रहा था, अर्ली बुला रहा था, तो मैंने प्रिंसिपल चेंज करके 9 बजे शिफ्ट कर दिया जैसे ही। तो इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में मुझे पता चला कि लोग जो हमारे ऑफिस के, स्पेसिफिकली हमारे ऑफिस के, आप सोच रहे हो यार हर जगह ऐसा नहीं होता, नहीं बेटा हर जगह ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनके ऊपर ये प्रिंसिपल फिट हो गए अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने उनके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ ना, क्योंकि प्रिंसिपल हर जगह लगते हैं, मैंने माना, लेकिन ये वाला प्रिंसिपल बाकी किसी जगह नहीं लगेगा। हो सकता है बाकी जगह पे आप 8:30 बजे बुलाओ तो लोग 8:30 ही आ जाए, लेकिन हमारे यहाँ लोग आलसी हैं भाई, हमारे यहाँ नहीं आते। तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, प्रैक्टिस करी, उसको बार बार लगाया और एक्सपेरिमेंट किया, और प्रिंसिपल को हमने फॉर्म किया, एक नया प्रिंसिपल। They are formed from the knowledge, experiences and experiment of the manager. Okay, flexible. These principles are not rigid. Not rigid मतलब फिक्स नहीं होते, flexible मतलब चेंज किए जा सकते हैं, and can be adapted and modified. Modified मतलब चेंज, अगेन वही बात है कि आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे मान लो अभी सर्दियां ज्यादा पड़ने लगी, तो लोगों ने बोला कि भाई हमारे लिए 9 बजे आना थोड़ा मुश्किल है, बारिश का भी हो जाता है समय दिल्ली में। तो मैंने क्या किया, ये समय 9 बजे से बढ़ा के 10:30 कर दिया ऑफिस का। अब अभी खैर के लिए 10:30 बजे जैसे मेरा टाइम है ऑफिस का, तो मैंने क्या किया, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको फ्लेक्सिबिलिटी के फंक्शन को उठाते हैं, उनका नेचर यूज करते हुए मैंने उन्हें चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। खाली शीतकाल में ये हमारा समय रहेगा। मेनली बिहेवियरल, मतलब सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। भाई प्रिंसिपल बन किसके लिए रहे हैं, ह्यूमन के लिए तो बन रहे हैं, और ह्यूमन का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब उसको अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल है। इकोनॉमिक्स में भी आप ये सब चीज पढ़ते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा है। सोशल साइंस में पूरी यही बात करी जाती है कि एक इंसान कैसे दिमाग से सोचता है, कैसे अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। इसीलिए हम लोग प्रिंसिपल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल बना रहे हैं उन्हें मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, उसका दिमाग का अलग ही गेम होता है सब जगह, तो उसका बिहेवियर के लिए हमें उसके बिहेवियर पे बेस के ऊपर ही प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे। तो हमें बिहेवियर को एज अ बेस यूज करते हैं जब भी प्रिंसिपल बनाते हैं। दे आर बिहेवियरल इन नेचर, मतलब यही है। बाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे आर इंटेंड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन वेरियस सिचुएशन। मतलब जैसे साइंस में होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करी जाती है। सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक स्विच बोर्ड पे स्विच ऑन किया जैसी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी पूरे सर्किट में दौड़ी, और उससे क्या हुआ, मेरा बल्ब था, जो बल्ब था वो जल गया, जगमग हो गया। तो मुझे पता चला कि मेरा कॉज क्या था, कॉज बेटा ये था कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया, और इफेक्ट क्या हुआ उसका, ये इफेक्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो मैंने जो भी प्रिंसिपल बनाया वो मेरा कॉज है, उससे इफेक्ट क्या हो रहा है वो मेरा इफेक्ट है। तो मैं दोनों के बीच की रिलेशनशिप देखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप देखा तो पाया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता है। तो इसी तरह मैं प्रिंसिपल्स के भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करता हूँ, और ये बैंडिंग होते हैं। बैंडिंग मतलब ये ऐसा हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसका कॉज क्या था, उसका इफेक्ट क्या हुआ। जब भी मैंने कोई नया प्रिंसिपल बनाया तो उसका कॉज तो वो प्रिंसिपल हो गया, उसका इफेक्ट क्या हुआ मैं पता लगा सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने अपने ऑफिस में अब अगेन बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया कि जो भी बंदा आएगा वो अपना अंगूठा प्रेस करेगा यहाँ पे, फिर ही अंदर जा सकता है। तो मैंने ये प्रिंसिपल बना दिया। अब ये प्रिंसिपल हमारा कॉज है, इसका इफेक्ट क्या हुआ मुझे पता चल पाया, ज्यादा डेटा मुझे मिला कि कौन सा बच्चा या कौन सा वर्कर लेट आता है, कौन सा वर्कर जल्दी आता है। ओके। कंटीजेंट, कंटीजेंट मतलब देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
द एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज एज पर द सिचुएशन। ये बात तो हमें पता ही है यार, कंटीजेंट का मतलब ये लग भी सकता है और नहीं भी। नहीं भी का मतलब क्या है कि आपको यार लग तो जाएगा लेकिन आप उसको चेंज करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, अब इसको याद करने के लिए आप फटाफट से एक कोड याद रख लेंगे। अंकल गोपाल फाइनली फाउंड बिग बनाना केयरफुली। तो ये हो गया UGFFBBC। UGFBBC। तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आप ऊपर से देखना शुरू करेंगे ना तो यहाँ पे ये मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दूसरा जर्नल गाइडलाइंस, तीसरा हमारा यहाँ पे हो गया एफ का मतलब फ्लेक्सिबल, चौथा मतलब हो गया फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पांचवा हमारा यहाँ पे जब बी है तो यहाँ पे होगा बिहेवियरल, और इसके बाद बनाना का मतलब क्या है यहाँ पे बाइंडिंग कॉज ऑफ इफेक्ट एंड रिलेशनशिप, सी का मतलब कंटीजेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो UGFPBBC भी आप याद रख सकते हो, या आप इसमें कुछ और भी अपना भी कोड बना सकते हो यार, कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। लेकिन ये जो मैंने मेमोरी ट्रिक आपको दी है, ये मेमोरी ट्रिक मेरी एक्सक्लूसिव है, ये कहीं से आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, बेसिकली मेरी एक्सक्लूसिव है। और अगर आपको कहीं और मिलती भी तो समझ जाना कि वो मेरे यहाँ से ही कॉपीफाइड है। चलो, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ऑब्वियसली बात है, जब आपको प्रिंसिपल यूज करोगे तो आपको इंसाइट मिलेगी रियलिटी की। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट, इंसाइट मतलब इंफॉर्मेशन, आप समझ लो अभी के लिए इंफॉर्मेशन, इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। एडहेरेंस टू दीस प्रिंसिपल्स विल इंप्रूव देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो एक मैनेजर के लिए प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो यूजफुल इंसाइट देता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, रियलिटी। एग्जाम्पल, एक रिटेल स्टोर मैनेजर है, रिटेल स्टोर मतलब जहाँ पे सामान बिकता है, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब वो काम बांटने में बिलीव करते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क तो आप जानते ही हैं कि भाई हम लोगों को क्या क्या है कि टोटल वर्क जितना है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो अलग अलग लोगों में। बाय असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक को मैंने बिलिंग दे दी, एक को मैंने मैनेजिंग कस्टमर क्वेरीज दे दी और दूसरे को कुछ और काम दे दिया। जैसे रिलायंस फ्रेश में भी आप देखते हैं ना, एक बंदा सामान तौलने वाला भी होता है, एक बिल काउंटर पे भी होता है, एक पैकिंग वाला भी होता है। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, सब लोग सेल्स में ही है लेकिन द काम इज बीन डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉइज डिफरेंटली। द मैनेजर ensures smooth store operation. Through this practice they gain real world insights such as identify which tasks require more manpower, है ना। मान लो उसने एक एक बंदा सब जगह लगा दिया, मान लो मेरे पास 5 लोग हैं ऑफिस में, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सेल्स स्टोर है, 5 लोग हैं। अब मैंने डिवीजन ऑफ वर्क एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लगा के इन पांचों लोगों को बांट दिया अलग अलग जगह पे। मान लो मैंने 2 लोगों को खड़ा कर दिया पैकिंग में, ठीक है, एक इंसान को खड़ा कर दिया बिल पे, एक इंसान को खड़ा कर दिया मैंने अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो कि कहाँ रखी है तो जनरल क्वेरीज के लिए, और एक इंसान को मैंने खड़ा कर दिया आउट गेट पे जो बिल चेक करेगा और उनको बाहर भेजेगा, है ना, एक तरीके से चेकिंग करेगा। पी का अर्थ में मुझे पता चला कि भैया ये वाली जो सिटिंग है ना जो मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है ये तो बढ़िया है, लेकिन ये सिर्फ बढ़िया है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कब, 9 से लेकर 12 तक तो बहुत बढ़िया रहता है इसमें, लेकिन जब शाम होती है, जब ज्यादा लोग आते हैं मेरे स्टोर में स्पेसिफिकली, हो सकता है कि जिस स्टोर में शाम को लोग कम आते हो, मेरे स्टोर में लोग शाम को ज्यादा आते हैं, तो ये चीज मुझे याद रखनी है। तो मैंने शाम को देखा कि लोग ज्यादा आते हैं तो बिलिंग पे ज्यादा लोग चाहिए, तो मैंने शाम को ना इनका अरेंजमेंट बदल दिया और बोला कि शाम को पैकिंग में 2 जने रहेंगे, बिलिंग में 2 जने रहेंगे, क्वेरी कोई नहीं लेगा शाम को, गेट पे एक बंदा रहेगा। अब क्वेरी क्यों नहीं लेगा कोई शाम को, क्योंकि जनरली लोग जो शाम को आते हैं वो मंथली वाले बंदे होते हैं, ऐसे बंदे होते हैं जिनको ऑलरेडी नॉलेज है तो वो कम पूछते हैं। अगर उनको कुछ पूछना होगा तो बिलिंग काउंटर पे आके पूछ सकते हैं। तो देखो मुझे क्या पता चला, रियलिटी पता चली। अब मैंने प्रिंसिपल लगाया, मुझे रियलिटी पता चली तो मैंने ये चीज चेंज कर दी, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात हमारा यही है मेन टारगेट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करना। द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड, ऑब्वियसली बात है रिसोर्सेज लिमिटेड ही है, हमारे पास सारी एसेट्स भी लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है ना, तो हमारे रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, और वर्क पावर भी लिमिटेड है। तो वर्क पावर भी लिमिटेड है, हमें उसको ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मैनेजमेंट करना है सो दैट हम उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर टू सी द cause and effect of their decision and actions, thus reduce wastage. Optimum utilization of resources mean maximum benefit with the minimum cost. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट विद द मिनिमम कॉस्ट को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटा। एग्जांपल, अ प्रोडक्शन मैनेजर अडॉप्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी बाय इंप्लीमेंटिंग लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक वैसे आप एडवांस लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ आगे जाके जब भी इस चीज को पढ़ो। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक टेक्निक है जस्ट इन टाइम।
वैसे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टोर के अंदर माल खरीद के रख लेते हैं अपनी डिमांड के हिसाब से, कि भैया हमें लगता है कि लोग इतना खरीदने आएंगे, तो हम क्या करते हैं अपने स्टोर को भर के रख लेते हैं सामान खरीद के, है ना। लेकिन मैंने ये चीज देखी, जब भी मैं स्टोर करके रखता हूँ कि मैं महीने के अंत में कुछ ना कुछ माल जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि भाई उसको एक्सपायर हो जाता है या लोग खरीदते नहीं है, थोड़ा भी माल वेस्ट होता है तो वेस्टेज तो है। तो मैंने इसको बंद करके एक नई स्कीम स्टार्ट करी, जीआई की। तो मैं माल क्या करता हूँ, जब भी लोग खरीदने आते हैं, जैसे मैं एक ही दिन का स्टॉक रखता हूँ, 1 डे स्टॉक रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक दिन में स्टॉक वो ओवर हो गया तो मैं अगले दिन फिर मंगाता हूँ। तो मैं क्या कर दिया, अब जस्ट इन टाइम कर दिया, मतलब जस्ट इन टाइम का मतलब जब जरूरत होगी जब भी माल मंगाऊंगा। इससे क्या होगा, मेरे पास वेस्टेज जो है वो कम हो जाएगी। अगेन ये बात समझना, डेली डेली मंगाने की एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होती है ना। अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो लग रही है वो वेस्टेज की कॉस्ट से कम है, जब ये वायबल है। मतलब मान लो मुझे महीने के अंत में जो वेस्ट होता था ना, उससे मुझे 20,000 का लॉस होता था, और मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है 18,000 की, तो भी तो मैं 2,000 बचा रहा हूँ ना। तो मिनिमम कॉस्ट मेरी यहाँ से अचीव हो जाएगी बेटा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपके पास जो दूसरा मतलब इफेक्ट था और ये जो कॉज है, इन दोनों के रिलेशनशिप को देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है। ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम आउट हो गया। 1 मिनट बस, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ। लीजिए। चलिए सर, अगला पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट मतलब जो बातें हमारे सामने आई हैं उसके बेस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए, हवा में नहीं लेना चाहिए। थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट बी टाइमली, इलास्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बाइस एंड प्रेजुडिस। मतलब प्रिंसिपल बेस्ट होने चाहिए बेटा। बेस्ट कैसे माने जाएंगे प्रिंसिपल, जब माने जाएंगे जब वो प्रिंसिपल फैक्ट के ऊपर बेस होंगे। अब देखो, कोई वैसा फालतू का रूल बनाना तो बेगा फालतू की बात है। जैसे रिलायंस फ्रेश में, मान लो रिलायंस का मेरा स्टोर है या मेरा कोई भी सुपरमार्केट स्टोर है, तो मेरा एक रूल मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया कि जब भी जो मेरे वर्कर काम करते हैं वापस घर जाएंगे तो सबकी चेकिंग होगी कि वो कहीं चोरी तो करके नहीं ले जा रहे। तो देखो बेटा, अब ये तो बात अच्छी है कि आप चेकिंग कर रहे हो और इनिशियली बेटर भी है, लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वंस यू नो द एम्प्लॉय, आपको ये चेकिंग रिड्यूस कर देनी चाहिए थोड़ी सी। मतलब पहले मान लो चेकिंग बहुत डिटेल में करते थे हम लोग, अब सारी पॉकेट चेक कर रहे हैं, बाद में हमने थोड़ी रिड्यूस कर दी। तो ये क्या, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर वो इंसान जो है, जो एम्प्लॉय है, वो बढ़िया है, ऑनेस्ट है, एक नहीं सारे ही, मुझे लगता है कि सारे बढ़िया ऑनेस्ट है, तो मैं उस डिपार्टमेंट में थोड़ी चेकिंग रिड्यूस करवा दूंगा, सो डेट मेरा वर्कफोर्स जो है ना, वो चेकिंग का टाइम बच जाए तो वो कुछ और काम कर पाए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं भैया चेकिंग सबकी होगी बढ़िया तरीके से, तो ये चीज क्या, फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, जस्टिफाइबल भी नहीं है। ओके। इसके बाद अगर मैं बोलूँ रिलायंस स्टोर सैटरडे संडे रात को 11 बजे तक खुलेगा क्योंकि ऑडियंस ज्यादा आती है, तो भाई ये भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये प्रिंसिपल जस्टिफाइबल नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग 11 बजे तक काम नहीं करेंगे अगर आपका स्टोर खुल भी रहा है तो जस्टिफाइबल रीजन आपको ऐसा रखना है जो लोगों को फायदेमंद लगे। जैसे सैटरडे संडे 11 बजे तक स्टोर खुलेगा, काम आपका शुरू हुआ मतलब खत्म हो जाता है, सॉरी, 8 PM पे, तो जो एक्स्ट्रा काम करेगा उसको ओवर टाइम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बढ़िया होगा, जिसको करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, तो ये जस्टिफाइबल है। समझे मेरी बात? हाँ सर, समझ गए। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इफेक्टिव एंड डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज होते रहते हैं समय के साथ साथ, एंड दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। An automobile company notices increasing demand for eco-friendly electronic vehicle, है ना। The company revisits its management principle and invests in R&D to develop electronic cars. While adapting to environmental shift, they stay competitive and comply with stricter environmental regulation. मतलब एक कंपनी थी, मान लो जैसे ओला ही मान लो, एक तरीके से ओला वैसे गाड़ी नहीं बनाती लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए ही बनाती है। तो ओला ने देखा कि भाई अभी लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ज्यादा हो रहे हैं, तो ओला ने पैसा लगा दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो उसने रिसर्च करके एक बढ़िया सी गाड़ी बनाई। हालांकि ओला बहुत ही बेकार कंपनी है, उसकी स्कूटी वगैरह भी बढ़िया नहीं लोगों को लग रही, मेरे पास तो है नहीं, बट मुझे ये लोगों से जो पता चला मैं वो अपना पॉइंट रख रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगा दिया और कार्स डेवलप करी, और अपने प्रिंसिपल चेंज कर दिए, कहाँ से, पेट्रोल वाली गाड़ियों से अपने इलेक्ट्रॉनिक पे, ताकि वो मार्केट में टिके रह सके। और डायनेमिक तरीके से उन्होंने अपने मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स को चेंज कर लिया। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि सामाजिक दायित्व भी हमारे कुछ होते हैं एक बिजनेस का। एक तो अपना इकोनॉमिक होता है, और एक हमारा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था ना, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई सबको पता है कि कंपनी की, जैसे मुझे भी पता है और ज्यादातर पब्लिक को पता चल गया है कि कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कुछ।
तो अब कंपनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ज्यादा लोगों को पता चल गया। अब ये करेगी कैसे कंपनी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल बट आल्सो गाइड मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। इसमें मदद करता है। जैसे अ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंप्लीमेंट सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रैक्टिस बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, है ना। अब हमने प्रिंसिपल बना दिया कि हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे पैकेजिंग में, हम यूज करेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी एनवायरमेंट की तरफ जो है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो बेसिक सी बात यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई बेटा? बेसिक बात मैंने आपको ये बताया कि मैनेजमेंट में जो भी हम लोग चीज सीखते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हमें आगे जाके ट्रेनिंग और रिसर्च में हेल्प करता है। जैसे मान लो एक मैनेजर है, उसका जो भी एक्सपीरियंस एक्सपोजर इस कंपनी में जहां पे भी वो काम करता है, तो वो आगे जाके बाकी लोगों को गाइड करेगा और हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ नए प्रिंसिपल बनाए, है ना। बस वो गंदे नहीं होने चाहिए। जैसे नारायण मूर्ति बोलता है कि भैया सैटरडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। नारायण मूर्ति के बारे में आप सर्च करना, वो बोलता है वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं है, एम्प्लॉय को छुट्टी कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये चीज नहीं है सही, है ना। उसने भी मैनेजमेंट का एक्सपोजर लिया बट उसके हिसाब से प्रिंसिपल को ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि छुट्टी को खत्म कर देना चाहिए, बट ये अच्छा नहीं है। अब इसको आप याद कैसे करना है? iOS SMS और अंडर आर सुपर मून फॉरेस्ट माइस, या तो सेंटेंस वाला से याद रख लो आप, सेंटेंस वाला ट्रिक, या तो आप वर्ड वाला ट्रिक याद रख सकते हो। iOS का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? iOS का फुल फॉर्म यहाँ पे जैसे हमने लिखा है अंडर सुपर मून। अंडर का मतलब यूजफुल इंसाइट हो गया, ठीक है। आर का मतलब हो गया ऑप्टिमल रिसोर्स यूज, सुपर का मतलब होगा साइंटिफिक डिसीजन, एम का मतलब होगा मीटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, फॉरेस्ट का मतलब होगा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एम का मतलब हो गया माइस। अब यहाँ पे iOS कैसे हुआ देखो, यहाँ पे हम लोग ऊपर आ जाते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, ये रहा। प्रोवाइडिंग इनसाइट का आई, ऑप्टिमम यूसेज या यूटिलाइजेशन का ओ, एस का साइंटिफिक साइंटिफिक डिसीजंस का एस, ठीक है। क्या था? iOS SMS। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एस के ऊपर, फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन वगैरह यहाँ पे हो गया हमारा, और एक एस जो बचा हुआ है हमारा वो ऊपर आ गया, मीटिंग चैलेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे इसका ऐसे कर सकते हो यार। सर देखो कोड आप कोई सा भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। iOS SMS भी आप कर सकते हो और अंडर आर सुपरमून फॉरेस्ट माइस भी कर सकते हो। ये कोड बनाने के लिए कभी कभी कोई से लेटर ऐसे करने पड़ते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्टली रिलेशन है, लेकिन क्योंकि iOS और SMS दोनों मिलते जुलते शब्द है, बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये चीज आपके लिए लिख दी है। हमने आपको एक ऑप्शन भी दिया कि आप वर्ड वाला भी याद रख सकते हैं, ठीक है। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से टेलर और फ्यूल की तो इंपॉर्टेंट है ये। इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है और आसान भी है समझना, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं बेटा, आ जाओ फटाफट। कहेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारा, ओके ये रहा। इट एम्प्लॉयज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल्स। मतलब हम लोग जो काम करेंगे बिजनेस एक्टिविटी का, उसमें कुछ टूल्स का यूज करेंगे जो पहले से बनाए हुए हैं। मेथड्स एंड ट्रेंड कंसोलर इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड वेस्ट। तो बेसिकली हम लोग एफिशिएंसी की बात करते हैं इनके मेथड में। ओके, इट्स जस्ट दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। तो हम लोग ये जानते हैं कि टेलर भाई साहब हमेशा ये बोलते हैं कि एक बेस्ट तरीका हमेशा यहाँ पे पॉसिबल है जो आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाएगा। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, जो कि स्टडी और एनालिसिस से आपके स्पेसिफिक जगह पे लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट चार हैं अपने पास, ठीक है। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब देयर शुड बी ए साइंटिफिक स्टडी। ऐसी हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक बात होनी चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। भाई शांति होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी का भी गोल अलग नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बात ये समझो, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैनेजमेंट होल्ड्स ओपन डायलॉग सेशन विद वर्कर्स। व्हेन वर्कर्स रेज सेफ्टी कंसर्न अबाउट इक्विपमेंट, द मैनेजमेंट प्रॉम्प्टली एक्ट्स, फोस्टरिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी। मतलब बात सबकी सुनी जानी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल का बंदा हो चाहे अपर लेवल का बंदा हो। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो जहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बंदे उसको एक्चुअली में बनाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है कि भैया जो हमारे पास मशीन है जिससे हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर वो डेंजरस है तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब आप काम करेंगे कंपनी के लिए, आप हमेशा कंपनी को ऊपर रखेंगे जिसके लिए आप काम कर रहे हो, अपने आप को हमेशा नीचे रखोगे। मतलब
अगर मान लो मेरा ऐसा कोई काम है जिससे कंपनी का फायदा होगा तो मैं उसको करूंगा, लेकिन अगर ऐसा कोई काम है जिसमें कंपनी का फायदा होगा या तो मेरा फायदा होगा, तो अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मेरा फायदा ज्यादा होगा, अगर तो मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं हमेशा कंपनी को ऊपर रखूंगा, ये बात बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी एक तरीके से, है ना, हार्मनी के साथ ही बोला जा सकता है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने अलग बताया तो हम भी इसको अलग ही पढ़ रहे हैं। क्लॉथिंग कंपनी इनवाइट फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑन वेज टू इम्प्रूव द स्टिचिंग प्रोसेस। By implementing their suggestion, the management reduces errors and rewards the workers for their cooperation. मान लो जो कपड़ा हम लोग बना रहे थे उसमें ये वेस्ट हो रहा था, ठीक है, अब ये वेस्ट हो रहा था तो मैंने बोला एक ऐसी मशीन लेके आओ जो प्रिसाइजली कपड़े को काटे और वेस्टेज मेरी कम हो। इसमें क्या हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा काम उल्टा बढ़ गया, क्योंकि मेरे को वो मशीन भी चलानी पड़ेगी, है ना। पहले मैं आराम से कैंची से काट रहा था, वो मुझे मशीन ऑपरेट करनी पड़ेगी, लेकिन कंपनी का तो फायदा हुआ ना। कहाँ से, इसको बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब हमें क्या करना है, मान लो इसमें ये बात बोली गई कि हमें हर एक वर्कर को बहुत अच्छे से उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेके जाना है और प्रोस्पेरस करना है उसको, मतलब उसको, मतलब अच्छा भी पैसा कमाए, उसको खुद भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ। Tech startup identifies employee strength through assessment as assigns roles accordingly. For instance, creative thinker is assigned the product design. Well-detailed individual handles quality control, maximizing everyone's potential. तो मतलब बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से काम में बेहतर है, उसको वही काम देंगे और उसको सराहेंगे भी, मतलब उसकी तारीफ भी करेंगे और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे, प्रोस्पेरिटी भी बढ़ाएंगे, ताकि उसको भैया पैसा भी सही मिले और हम लोग उसको मोटिवेट भी करेंगे। अब हमें फटाफट से याद करनी है, तो इसका हमारे पास याद हो सकता है CIDSH करके हम लोग याद कर सकते हैं। CIDSH ऊपर मैंने चार्ट नहीं दिया हुआ, हालांकि आपको CIDSH कैसे है सर, देखो, कोऑपरेशन का C और I, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का CI और D, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, S का मतलब साइंस नॉट डेवलप था, और H का मतलब हार्मोनी। सर ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा था, बेटा इजी बता देते हैं। इजी देख लो, सुपर हेल्पफुल चुटकी डेवलप्स, तो ये भी आप याद कर सकते हो, सुपर हेल्पफुल चुटकी डेवलप्स, ये हो गया SHCD। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो यार, एच एस एस सॉरी HSCD, HSCD ऐसे भी याद रख सकते हो भैया। बहुत सारे तरीके, मल्टीपल तरीके हैं, ये हमारे एक्सक्लूसिव तरीके जो मैं 2-3 आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आप अपना भी डेवलप कर सकते हो। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ लिए, 4 प्रिंसिपल होते हैं बेटा, 1 2 3 4 प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट 4 होते हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हमारे पास ऑपरेशन बेस है और एक स्टडी बेस है। ऑपरेशन बेस मतलब काम के हिसाब से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, फंक्शनल फोरमैनशिप और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये ऑपरेशन बेस्ड है, काम के हिसाब से है। स्टडी बेस मतलब जो हमने एक तरीके से एनालिसिस करके बनाए हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, ये बनेंगे भी स्टडी करके ही, और पहले भी हमने जो जनरल गाइडलाइन बनाई है वो भी स्टडी के बेस पे बनाई है। अभी देख लो, बहुत सिंपल है। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब the foreman plays a crucial role in the factory system as they are the direct point of contact for workers. According to Taylor, the foreman represents the lower level manager and the highest level worker, acting as the core figure for the प्रोडक्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब एक फोरमैन होना चाहिए, फोरमैन मतलब जो सबसे आगे आएगा, सबकी बातें सुनेगा, लोअर अपने जो बंदे काम कर रहे हैं, और अपर वालों को बताएगा वो सारी बातें, ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। Taylor identified that no single person could possess all the qualities needed for effective management. To address this, he proposed functional foremanship, a method that divided the foreman's duties among 8 specialists. तो उसने क्या बोला, एक बंदा होना चाहिए फोरमैन, लेकिन जो फोरमैन है हमारा वो अकेला इंसान सारी क्वालिटी पोजेस नहीं कर सकता, तो इसको मैं 8 हिस्सों में बांट देता हूँ, 8 सब जॉब्स में बांट देता हूँ जो हमें इस काम को करने के लिए मदद देंगी। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर 8 कामों में और बांटा जाएगा, अभी बताता हूँ। दिस डिवीजन एंश्योर्ड ईच एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज हैंडल्ड बाय अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल। तो मतलब 8 काम को हम लोग इसमें बांटेंगे, जो इंसान जिसमें बेहतर होगा उसको वो काम देंगे। जैसे इसके अंदर आते हैं प्लानिंग इंचार्ज, पहला आता है, दूसरा आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। तो हमारा एक तरीके से ऐसा हो गया, देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप हो गया, उसके अंदर हम लोग पहला यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आ गए हमारे 4 बंदे और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आ गए 4 बंदे। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर मतलब सारा प्लानिंग का काम होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब वो बताएगा कि काम कैसे होना है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर क्लियर बताएगा, ड्राफ्ट करके रखेगा। रूट क्लर्क ये बताएगा कि सीक्वेंस कैसे काम होना है, जैसे मान लो एक काम है हमारा कि पहला काम है M1, दूसरा काम है M2, तीसरा काम है M3, ये बताएगा हमारा रूट क्लर्क। चौथा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब ये बताएगा कि टाइम कितना लगना चाहिए और उसकी कॉस्ट शीट बना के रखेगा कि इस जॉब में कितनी कॉस्ट कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट शीट बेटा क्या होती है, कॉस्ट शीट आप बनाना भी सीखोगे,
अपने बीकॉम लेवल पे कॉस्ट शीट बताती है कि एक पर्टिकुलर जॉब की क्या कॉस्ट है, उस काम को करने की क्या कॉस्ट है, और टाइम, ये दो बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क नाम से पता चल रहा है। शॉप डिसिप्लिनियर मतलब एंश्योर वर्कर एडहर टू यूज एंड डिसिप्लिन, मतलब ये एक तरीके से मॉनिटर वाला काम करेगा, जैसे आपके स्कूल में मॉनिटर होते हैं ना, ये वो वाला काम करेगा, देखेगा सब अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो बेटा चार लोग कौन से हुए, सबसे पहला हुआ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा हुआ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा शॉप डिसिप्लिनियर। तो बच्चे ये वाला तो याद रखते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, काम बताता है कैसे कैसे कब कब क्या क्या होगा, रूट क्लर्क बताता है किस तरीके से किया जाएगा, चौथा हमारा, तीसरा हमारा बताएगा कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, और चौथा उन तीनों को ऊपर वालों को देखेगा कि डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन सबको मिला के बनता है प्लानिंग इंचार्ज। समझ गए, ठीक है। ओके, इसको याद रखने का यही है, IRTS, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनियर। आई रियली थिंक स्ट्रेट, तो IRTS, ठीक है जी। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर चार बंदे हैं, ओवरसीज द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऊपर वाले बंदे क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लानिंग देख रहे थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स, सेटिंग शेड्यूल एंड एस्टेब्लिशिंग गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन। ये बताएंगे कि प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग कैसे किस तरह से होगी, और ये प्रोडक्शन करेंगे बेसिकली। तो हमारी ये बंदे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज में जो आते हैं। सबसे पहला आ गया स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, इंश्योर जॉब आर कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो ऊपर वाले ने जो टाइम फिक्स किया था, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने, वो पूरा का पूरा फुलफिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्पीड बॉस की है। गैंग बॉस, गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, टूल्स और मशीनरी रेडी रखने के लिए। गैंग बॉस का मतलब क्या होगा, एक ऐसा इंसान जो टूल्स एंड मशीनरी रेडी रखेगा। ऐसा ना हो कि जब हम लोग काम करने गए, प्रोडक्शन करने गए, तो कोई टूल मिसिंग है या कोई हमारी मशीनरी मिसिंग है या वो चल नहीं रही। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस ये अपना अपना सबसे अच्छा काम करेगा कि मशीन और टूल्स वर्किंग ऑर्डर में हो। यही बात मैंने ऊपर आपको बताया कि गैंग बॉस और रिपेयर बॉस साथ में काम करते हैं। गैंग बॉस क्या काम करेगा, सारे टूल्स और मशीनरी को रेडी रखेगा। और रेडी रखेगा मतलब एकदम ऐसा रखेगा कि आप फटाफट जाके काम चालू कर दो उसके ऊपर। और रेडी रखने के साथ साथ गैंग बॉस रिपेयर बॉस से बोलेगा कि भैया आप एक बात याद रखना कि ये सारी वर्किंग कंडीशन में भी होनी चाहिए, मेरा काम तो सिर्फ उनको रेडी रखना है। जैसे मान लो मैं लेके आया पेचकस, मैंने वहां पे रख दिया सामने मेज पे, तो मेरा काम हुआ गैंग बॉस, पेचकस सामने रखा हुआ है, ये चीज देखना कि पेचकस वर्किंग है, कहीं जंग तो नहीं लगा, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, उसकी ग्रिप तो लूज नहीं होगा, कहीं घिस तो नहीं गया। ये सारा काम रिपेयर बॉस का, अगर ऐसा है तो रिपेयर करके उनको सही कंडीशन में लाएगा। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करेगा, जो भी काम आपने खत्म किया है उसकी क्वालिटी चेक करेगा। तो बेसिक सी बात क्या हुई सर, बेसिक सी बात ये हुई, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से प्रोसेस चालू होगी और खत्म होगी इंस्पेक्टर के द्वारा। इंस्पेक्टर देखेगा जो कि माल बन के निकला है उसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर 8 काम हैं। 8 काम दो में बटे, मेन हेडिंग दो है हमारी। सबसे पहले बंदे प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग इंचार्ज बोलेंगे, दूसरे बंदे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे। ओके सर, इसको याद करने का तरीका रिक्स है। रिक्स, रिक्स का मतलब क्या हो गया, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस जी, ठीक है। तो हमारा रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिक्स और सम ग्रेट रिपेयर इनसाइट, ये भी आप याद कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व सेटिंग यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क। Taylor believed that scientific methods should be used to replace arbitrary practices, ensuring that the best methods were consistently followed across all operations। मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जो साइंटिफिक ना हो, मतलब जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो। तो उसने क्या बोला कि सारे कामों में स्टैंडर्डाइजेशन लाओ, जिसमें एक बेंचमार्क सेट करो। सारे कामों के लिए अलग अलग बेंचमार्क सेट होंगे, ऑब्वियसली बात है। बेंचमार्क मतलब एक तरीके से समझ लो, सेटिंग बेंचमार्क का मतलब क्या है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन टाइम, वर्किंग कंडीशंस, एंश्योर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। मतलब मैंने सेट कर दिया कि भैया 1 यूनिट बनाने में आपको 5 मिनट लगने चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज बेंचमार्क। ये हर एक काम के लिए अलग अलग सेट होना चाहिए। ये एक जस्ट एग्जांपल है, और भी इसमें चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के गोल क्या है, यूनिफॉर्मेलिटी इन प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्शन टू फिक्स टाइप रिड्यूस हो जाए। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें क्या हो, हमारा टाइम कम से कम लगे, आज हम रूल बना देंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। ओके। इंटरचेंजेबिलिटी, मैन्युफैक्चर पार्ट शुड बी इंटरचेंजेबल, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड लोअरिंग कॉस्ट। मतलब जो भी हमने पार्ट बनाए हैं वो एक से ज्यादा जगह पे लगने चाहिए, मतलब मैक्सिमम जगह पे उनका यूसेज हो। एक्सीलेंस इन क्वालिटी, ऑब्वियसली बात है उनकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसके अंदर होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी इन प्रोडक्शन, मतलब ऐसा काम हटा दो जिसकी जरूरत नहीं। जैसे मान लो मेरे पास सबसे पहली प्रोसेस क्या है, क्लीनिंग, उसके बाद सेपरेशन, उसके बाद मान लो मेरे पास एक प्रोसेस और है, क्लीनिंग, सेपरेशन एंड ग्रेडिंग। ये 3 प्रोसेस है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार सेपरेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग मतलब मान मान लो हम लोग बात करें एक टॉफी की, ठीक है।
हम लोग बात करें टॉफी की। टॉफी बनती है किसी भी रॉ मटेरियल से बनती है, हम उसको पहले साफ करते हैं। मान लो जो टॉफी बन रही है वो आम से बन रही है, तो आम का पल्प जो होता है, पल्प उससे बनती है। पल्प मतलब उसका गूदा। तो गूदे को हम पहले साफ करते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं। जो हमने सफाई करी है गूदे की, तो गूदे का जो बेसिक पार्ट है उसको अलग करते हैं, रेशे अलग करते हैं। उसके बाद उनको ग्रेड करके अलग अलग बॉक्सों में रख देते हैं, टॉफी में जहां जहां वो यूज होने वाले हैं। आगे जाके फिर वो टॉफी में प्रोडक्शन में यूज होते हैं। हमने देखा कि भाई जब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो हम रेशो को अलग कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम क्लीनिंग के साथ ही क्यों ना सेपरेशन कर दें। ये जो टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे हैं कि पहले क्लीनिंग करते हैं फिर सेपरेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि क्लीनिंग करने के बाद वो चीज रखी रहती है, फिर सेपरेशन में जाती है, क्योंकि एक अलग इंसान वो काम कर रहा है। मैंने बोला कि तुम दोनों एक टीम बनाओ, क्लीनिंग और सेपरेशन अब से होगी साथ में, और ग्रेडिंग बाद में होगी। बाद में ग्रेडिंग अलग वाला बंदा करेगा। तो आप क्लीनिंग और सेपरेशन साथ में करो, जो बीच में जो टाइम वेस्ट होता था ना पहले, वो खत्म हो गया। तो हम लोग इसमें कॉस्ट एफिशिएंट हो गए, हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हमारा मेन टारगेट रहता है सिंप्लीफिकेशन से? कॉस्ट सेविंग करना, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना, मतलब एक्सेसिव स्टॉक को रिड्यूस करना, लीडिंग टू लोअर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो मैंने आपको बताया ना, जब ये दोनों साथ में हो जाएंगी तो कम रखा रहेगा। कम रखा रहेगा तो जगह कम गिरेगी, कम गिरेगी तो हमारा जो रेंट इन चीजों की वजह से ज्यादा यूज हो रहा था वो कम होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से 2-3 बार सुनना, फिर समझना मैंने क्या बोला। ओके, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मेथड स्टडी क्या होती है? द प्राइमरी गोल ऑफ मेथड स्टडी टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी जॉब। तो मेथड स्टडी मतलब, मेथड से नाम से पता चल रहा है, बेस्ट वे टू डू अ जॉब, है ना? बेस्ट वे है ये हमारा। ओके, मोशन स्टडी क्या होती है? इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट। जो हमने ऊपर किया ना वैसे ही। जैसे मोशन स्टडी से हमें पता चलेगा कि एक जो भी माल बन रहा है उसकी प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो वेस्टफुल है, जो क्या है, वेस्टफुल है, मतलब जिनका कोई काम नहीं है, फालतू की एक्टिविटी है। तो ऐसा हमेशा हो सकता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी है जो फालतू की हो। जैसे मान लो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं जब भी जाता हूँ ऑफिस के अंदर पढ़ाने के लिए, तो मेरा सेटअप जो है रेडी रहता है। अब सेटअप में ना कुछ कुछ प्रोसेस करते हैं। जैसे एक बंदा आता है, वो क्या करता है, पहले सिस्टम ऑन करता है। एक बंदा क्या करता है, ग्रीन स्क्रीन कनेक्ट करता है। जैसे जो आप पीछे देख रहे हो ना, ग्रीन स्क्रीन है ये। अभी तो मेरा बैकग्राउंड एकदम वाइट दिखाई दे रहा है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, वरना मेरे पीछे तो ऑफिस का बैकग्राउंड है। तो एक बंदा ग्रीन स्क्रीन पूरा का पूरा अटैच करता है। एक बंदा मेरा टैबलेट रेडी करता है जिसके ऊपर सारे नोट्स हैं। 3 बंदों का काम है। मुझे पता चला यार वेस्टफुल एक्टिविटी है ये, तो ग्रीन स्क्रीन रोज रोज हटाना बंद करो, उसे दीवार में लगवा दो। वेस्टफुल एक्टिविटी मैंने एक हटाई, तो उस बंदे की मैंने यहाँ पे हटा दिया, काम खत्म कर दिया। मतलब जॉब से नहीं निकाला, उसको कुछ और काम में लगा दिया। अब जो बंदा टैबलेट रेडी कर रहा था, मेरा टैबलेट, मैंने उसको बोला कि जो टैबलेट रेडी करेगा वही सिस्टम भी रेडी करेगा। तो पहले जिसमें 3 बंदे लगे हुए थे, अब उसमें में सिर्फ एक बंदा लगा हुआ है, वही टैबलेट रेडी करता है, वही सिस्टम रेडी करता है, दोनों काम वही करता है। तो वेस्टफुल एक्टिविटी एक इंसान की और थी, मैंने उसको और हटाया, 3 से मैं 1 पे ले आया। अब आप ये मत सोचो यार मैं बहुत टूर हूँ। मैं ये बता रहा हूँ हर जगह अलग अलग हो सकता है, ये जस्ट जनरल एग्जाम्पल है, अलग अलग हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बढ़िया बढ़िया दिए हैं जो आपको पेपर में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब डिटरमाइन करना है कि एक चीज को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। जैसे मान लो ये बोतल है, अब इस बोतल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितना समय लगता है ऑन एन एवरेज, ये हमें पता होना चाहिए। मान लो हमारी बोतल बनाने की फैक्ट्री है, तो मैंने देखा कि भैया ऑन एन एवरेज बाकी फैक्ट्रीज में ये समय जो बनाने में लग रहा है इस बोतल को, जिनके पास सेम मशीन, सेम लेबर फोर्स और सेम स्किल्ड लेबर है मेरे जैसी ही, वो इस बोतल को बनाने में 8 मिनट लेते हैं। तो मैंने अपना टाइम स्टडी किया, मुझे पता चला इसको बनाने में 8 मिनट लगने चाहिए। तो दिस इज नोन एज टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम जो हमें लगता है एक चीज को बनाने में। फटीग स्टडी मतलब, फटीग स्टडी ये बताती है कि एक एम्प्लॉय को या हमारे वर्कर को कितने इंटरवल के बाद रेस्ट चाहिए। रेस्ट चाहिए, लंच नहीं, रेस्ट। देखो कंटिन्यूअसली कोई बंदा काम नहीं कर सकता, तो उसको 5-10 मिनट, 15 मिनट का टी ब्रेक कितने टाइम बाद चाहिए। जैसे हमारे ऑफिस में पीडब्ल्यूसी में जब मैं वर्किंग था, तो वहां पे क्या कल्चर था कि हमारी जो बेसिकली सुबह हम लोग मॉर्निंग में जैसे जाते थे, जैसे 9 AM हम लोग जाते थे, तो हमारा 10:30 पे एक टी ब्रेक होता था जो 10:45 तक होता था। तो आप समझे? तो उन्होंने यहाँ पे फटीग स्टडी करी कि जो बंदा 9 बजे से काम करना शुरू करेगा, वो 10:30 तक फटीग हो जाएगा, थोड़ा सा उसको ब्रेक चाहिए बीच में 10:45 पे। पर 10:45 पे काम करना शुरू करते थे तो 1 बजे तक करते थे, 1 बजे हमारा लंच हो जाता था। फिर लंच करके हम लोग आते थे 1:30 बजे तक। ठीक है, तो 1:30 बजे से हम लोग काम करते थे, फिर 2:30 बजे हमारा फटीग वाला ब्रेक होता था एक और, उसमें कॉफी ब्रेक होता था। तो ये 2:30 वाला ब्रेक चलता था 3 बजे तक। फिर 3 से 6 हम लोग काम करते थे, और 3 से 6 के बाद फिर हमारी छुट्टी। तो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा, उन्होंने फटीग स्टडी करी और उन्होंने देखा कि जनरली जब लोग सुबह आते हैं तो एक बार फटीग होते हैं, फिर एक बार लंच के बाद होते हैं, फिर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए वो वहां पे ब्रेक की जरूरत नहीं होती। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है शॉर्ट ब्रेक से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम मतलब
अलग अलग वेजेस दिए जाएंगे अलग अलग वर्कर को ऑन बेस्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। आप समझिए कि प्रिंसिपल यहीं से है, बोनस वाला कॉन्सेप्ट, कि भैया जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये वही वाला प्रिंसिपल है अपना डिफरेंशियल वेज सिस्टम। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके लिए। टेलर ने क्या बोला भैया, इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। मेंटल रेवोल्यूशन बोलता है कि आपको एक दूसरे के साथ compete नहीं करना है बेटा, compete नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, compete की बजाय आपको कोऑपरेशन करना है। जैसे मान लो मैं एक सेल्स टीम को देख रहा हूँ, एक सेल्स टीम में दो बच्चे हैं, एक है राजू और एक है सुरेश। तो राजू को मैंने टारगेट दिया कि आपको 1000 यूनिट बेचनी है इस महीने, सुरेश को भी मैंने टारगेट दिया कि आपको 1000 यूनिट बेचनी है इस महीने। अब मान लो सुरेश को मैंने टारगेट दिया, वो तो अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, उसने कंप्लीट कर लिया, लेकिन मान लो मुझे बाद में पता चलता है कि इन दोनों के बीच में ना कंपटीशन हो रहा है। तो इन दोनों ने ना कंपटीशन करना शुरू कर दिया, राजू बोलता है कि भैया मैं पहले बेच दूंगा, सुरेश बोलता है पहले मैं बेच दूंगा। तो ये चीज बेकार है। मेंटल रेवोल्यूशन बोलता है कि अगर किसी महीने राजू की 900 यूनिट ही बिकती हैं और सुरेश की 1000 यूनिट का टारगेट पूरा हो चुका है, तो सुरेश को राजू की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज नोन एज कोऑपरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन होता तो सुरेश बोलता अच्छा है राजू की 900 यूनिट ही बिकी, मैं तो चाहता ही था कि मैं उसके पहले सारा काम कर लूं अपना, और वो मेरे से पीछे रह जाए। तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबका गोल एक ही है बेटा, कंपनी को आगे बढ़ाना। तो आपका बेसिक से जब गोल एक है तो कोऑपरेशन होना चाहिए, साथ में काम करना होना चाहिए। ओके, अब इस चीज को ना याद करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टेलर के ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इसमें कितने प्रिंसिपल हुए बेटा, 8 प्रिंसिपल हुए, इनको याद करना है हमको। देखो तो आप कैसे याद कर सकते हो, ये एक ही लेटर वाला ही है, क्योंकि लेटर वाला कह रहा हूँ सेंटेंस वाला, ये ज्यादा आसान है इसलिए मैंने और बनाया नहीं यहाँ पे। देखो, फास्ट मैन टैकल फास्ट मेथड सिंप्लीफाइंग वर्क फॉर मेंटल पीस। फास्ट मैन मतलब एफ का मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप, मैन का मतलब मोशन स्टडी, टी का मतलब टाइम स्टडी, एफ का मतलब फटीग स्टडी, एम का मतलब मेटा स्टडीज, एस का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डब्ल्यू का मतलब वेज सिस्टम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एंड एम का मतलब मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग आ गए फ्यूल भाई साहब के ऊपर। फ्यूल भाई साहब के ऊपर भी आ गए तो हम लोग आपको थोड़ी बातें बता देते हैं फ्यूल के बारे में भी। इस चैप्टर में फ्यूल और टेलर दो ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। फ्यूल देखो, हेनरी फ्यूल नाम था इनका पूरा, इनकी बर्थ हुई 1841 में, इस्तांबुल टर्की में पैदा हुए, और इनकी जन्म कब हुआ था, 1856 में। तो ये पहले पैदा हो गए थे, तो ये बड़े हुए उससे ना, टेलर से बड़े हो गए फ्यूल के। इनकी डेथ कब हुई, 1925 में, पेरिस में, फ्रांस में। तो ये भाई बढ़िया जगह पे मरे। इनकी डेथ कब हुई थी, 1915 में। अच्छा, ये छोटे भी थे, है ना, और ये मर भी जल्दी गए, क्या ऐसा है? हाँ, ये छोटे भी थे, मर भी जल्दी गए। ये बड़े थे फिर भी बहुत साल तक जिए, बहुत बढ़िया था। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मैनेजमेंट थ्योरिस्ट, तो ये कोई इंजीनियर नहीं थे, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब बिजनेसमैन थे, बढ़िया। वर्क एज इंजीनियर, ओ माय गॉड, ये भी इंजीनियर ही थे। एंड मैनेजर एट अ कोल माइनिंग कंपनी अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, वैसे इनका बिजनेस भी था, लेकिन कोर पढ़ाई से इंजीनियर थे। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में मैं बताऊं मजाक से हटके, इंजीनियरिंग ही एक तरीके से मान लो सारी साइंस में ब्रांच मेन मानी जाती थी, क्योंकि पहले ये सब बाकी प्रोफेशंस इतने ग्रो नहीं हुए थे एज अ फील्ड ऑफ स्टडी सेपरेट। तो इंजीनियरिंग ही मेन स्टडी था, सारी मतलब मेन स्टडी इंजीनियरिंग ही था, वरना लॉ था। तो मोटा मोटा अपने पास तीन प्रोफेशन थे, मेडिकल, लॉ और इंजीनियरिंग। इसके अंदर सब कुछ आ जाता था, मतलब जितने कोर्सेज होते थे पहले इन्हीं तीनों में ही जाते थे, और कोई चौथा कोर्स ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग इंजीनियर ही होते थे जिनको यहाँ आना था, मतलब मैनेजमेंट में आना होता था। डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हम अभी पढ़ेंगे, फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग विद इन द बिजनेस। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो आगे वाले चैप्टर भी इन्हीं के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं, तो इनके प्रिंसिपल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। ओके, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें और भी करी हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इन्हीं का वर्क था, तो ये हमारे लिए हेनरी फ्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 14 प्रिंसिपल हैं और टेलर के अंदर इतने प्रिंसिपल नहीं है, इसके अंदर ज्यादा है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग 14 प्रिंसिपल इनके पढ़ लेते हैं, आसान भी वैसे, ऐसी बात नहीं है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, वही वाली बात है कि हमें काम को बांटना है। वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, ईच टास्क इज हैंडल्ड बाय टेन स्पेशलिस्ट। तो ठीक है, हमें ये पता ही है पहले से कि हमें सारे कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, और छोटे हिस्सों में भी उसके इंसान को देना है जिसको उस काम को अच्छी तरीके से जिसको आता हो। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू मेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइंड टास्क। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अथॉरिटी का मतलब हो गया आप अथॉरिटी उस इंसान को दोगे जो डिसीजन ले सके उस चीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस इंसान को दोगे जो उस काम
को करने के लिए ऑब्लिगेशन रखता है, मतलब अगर नहीं हुआ तो जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। अथॉरिटी में आप डिसीजन लोगे उस काम से रिलेटेड, ठीक है जी। एग्जाम्पल, मार्केटिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर हैज द अथॉरिटी टू अप्रूव द डिजाइन्स, है ना। मार्केटिंग एजेंसी में मान लो एक डिजाइन आया बन के बढ़िया, और उसको अप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अथॉरिटी हमारे पास है किसके, एक डायरेक्टर के पास है, क्रिएटिव डायरेक्टर के पास। बट इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग डेडलाइंस एंड डिलीवरिंग क्वालिटी वर्क। तो यहाँ पे अथॉरिटी भी है इसके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दोनों चीजें। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस काम को जल्दी पूरा करे, समय पे पूरा करे, लेट ना हो, और इसके पास अथॉरिटी भी कि उससे डिसीजन ले सके, उसे अप्रूव कर सके या डिसअप्रूव कर सके। ओके, तो पहला प्रिंसिपल हमारा था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर टू ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स। तो दो चीजों को आपको यहाँ पे अपने एक तरह से डिसिप्लिन में रहना है, मतलब उसके अंदर अंदर काम करना है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड रूल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं उनको आपको फुलफिल करना है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट को आपको फुलफिल करना है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में लिखे हैं जो जो काम, वही करने हैं, आगे कोई काम उसके अलावा आपको नहीं करना। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ऐसा प्रिंसिपल है जो सेपरेट भी आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली भी पूछा जाता है पेपर में। अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय को एक ही इंसान को रिपोर्ट करना चाहिए, अपने सीनियर को। जैसे रॉन्ग अप्रोच क्या है, देखो जैसे मान लो ये तीन बच्चे हैं ए बी सी, अब मान लो मैंने इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया, इन तीनों को ग्रुप बना दिया, उसको नाम दे दिया इंटर्न्स। इंटर्न है ये हमारे, है ना, नए बच्चे हैं। अब मान लो ये जो ए है ये रिपोर्ट करता है एक्स को और कभी रिपोर्ट करता है वाई को, ऐसी बी कभी रिपोर्ट करता है एक्स को, कभी रिपोर्ट करता है वाई को, सी भी ऐसी कभी रिपोर्ट करता है एक्स को, कभी करता है वाई को। ये दोनों आपस में बात नहीं करते, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये रॉन्ग अप्रोच है। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, यूनिटी का मतलब होना चाहिए कि आपको कमांड देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए, या तो एक्स या तो वाई, तीनों को एक ही बंदा कमांड दे इन पूरे ग्रुप को, ठीक है जी। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऑल यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव विद कोऑर्डिनेटिव एफर्ट्स लेड बाय वन हेड एंड वन प्लान। मतलब समझना है आपको, यहाँ पे बात समझना मेरी ध्यान से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यूनिटी ऑफ कमांड, दोनों मिलते जुलती चीजें हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस वाला अलग होता है, सेल्स वाला अलग होता है, और ऑपरेशन वाले अलग बंदे होते हैं। हम लोग तीन डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इन तीनों को ना ऐसा काम करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट हो और तीनों एक ही दिशा में चले। फाइनेंस वाला सोचे कि भैया इस बार हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, सेल्स वाला सोचे कि भैया हमारी इस बार सेल ज्यादा हो जाए, और वो क्रेडिट पे सारा माल बेच दे। जब क्रेडिट पे माल बेच देंगे वो, तो पैसा तो आएगा ही नहीं। ऑपरेशन वाला सोचे कि हम लोग इस बार ज्यादा माल प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सेल्स वाले के पास प्रोडक्शन ज्यादा जाएगा, सॉरी प्रोडक्शन ज्यादा जाएगा, तो बेचेगा कैसे, क्योंकि उसके पास तो भाई दिमाग में ये है कि मैं एक लिमिट तक ही माल बेच सकता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है ना, देखो तीनों के अपने अपने अलग अलग गोल हैं। अभी फाइनेंस वाला चाहता है प्रॉफिट बढ़ जाए, सेल्स वाला चाहता है कि ज्यादा ज्यादा सेल हो, ऑपरेशन वाला चाहता है ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो, सेल हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बेटा। सेल्स वाला पहले ऑपरेशन वाले से बात करे कि तुम इस बार कितने माल बनाना चाह रहे हो, कितना बना के दोगे। फिर सेल्स वाला अपने प्लान इस तरह से बनाए कि जितना वो माल बनाएगा उसमें मैं कितना बेच पाऊंगा। फिर फाइनेंस वाले को बताए कि भैया मैं इतना माल इस बार बेच पाऊंगा, इतना मुझे प्रॉफिट होगा। क्या ये तुम्हारे प्लान से मैच होता है, नहीं होता? अगर नहीं होता तो हम तीनों बैठते हैं, फाइनेंस सेल्स एंड ऑपरेशन मिलके एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे अगर कम, क्योंकि जब भी तो हमें प्रॉफिट होगा ना बेटा। तो हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे मिलके, ऐसा नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में डिफरेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको फटाफट से पढ़ लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास नोट्स हैं, जिनके पास नोट्स है वो इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे खुद से एक बारी, ठीक है। मैं आपको चलो यहाँ पे कुछ पॉइंट भी पढ़ा देता हूँ। जैसे डेफिनेशन यूनिटी ऑफ कमांड में क्या लिखा है, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन ओनली वन सुपीरियर, ओके। ऑल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड द सेम गोल, ओके। प्राइमरी फोकस क्या है, एंश्योरिंग क्लियर अथॉरिटी एंड प्रिवेंटिंग कंफ्यूजन रिगार्डिंग ऑर्डर्स। जैसे किसी और ने तुम्हें कुछ और काम बता दिया, जैसे मैंने भी एक्स और वाई का एग्जांपल दिया था ना ऊपर। जैसे मान लो एक्स ने इसका काम बता दे तुम प्रिंटिंग करो, इसने बता दे कि भैया तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, तो दोनों में क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनका प्राइमरी फोकस है यूनिटी ऑफ कमांड का कि कंफ्यूजन को दूर किया जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और अलाइनमेंट ऑफ एफर्ट्स अक्रॉस ऑल एक्टिविटी टुवर्ड कॉमन गोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल को सब लोग पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट इंसान नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट इंसान मैनेजर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने इंडिविजुअल काम के लिए वहां पे आ रहा है और कंपनी के बारे में नहीं सोचता बेटा।
ठीक है। इसके बाद की ऑब्जेक्टिव, फोकस और ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो मिलता जुलता ही है लेकिन आप अलग से लिख सकते हो उसको, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय, इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, एम्प्लॉय रिपोर्ट टू सिंगल सुपीरियर विच अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, तो एम्प्लॉय के लिए तो बढ़िया है। इसके लिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एम्प्लॉय फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट वर्क टुवर्ड द सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, है ना, तो ये इसमें कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा हमारा। अच्छा, की प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है, वन बॉस वन ऑर्डर, इसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है, वन गोल वन प्लान, ओके। इसमें लीडरशिप अप्रोच क्या होते हैं, रिक्वायर्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विच क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी, मतलब इसमें देखो हायरार्किकली तो है कि ऊपर कौन है और उसके नीचे तीन बंदे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है, ये हायरार्की है, मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर है कि ये बंदा हमारा सुपीरियर है, ये इसके सबऑर्डिनेट्स है सारे, 1 2 3। इसमें क्या होगा, अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होगी कि इसके पास है, तो सुपीरियर के पास अथॉरिटी होगी, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओके। इसमें रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड, तो बेसिकली आपको की प्रिंसिपल याद रखना है। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर की प्रिंसिपल हमारा होता है वन, एक तरीके से समझ लीजिए सुपीरियर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमारा प्रिंसिपल होता है कोऑर्डिनेशन, वन प्लान एंड वन गोल, ठीक है। अ टीचर इन स्कूल रिपोर्टिंग टू ओनली द प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, है ना बेटा, देखो यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं कि टीचर किसको रिपोर्ट करते हैं, खाली प्रिंसिपल को करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर लीडिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिजाइन फाइनेंस, है ना, जैसे मान लो मेरे डिपार्टमेंट में, मेरी कंपनी में एक बोतल बनती है जिसका नाम है बोतल बेवफा। अब इसका हेड हूं मैं, बोतल का हेड हूं मैं, मतलब प्रोडक्ट हेड हूं मैं इसका। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट हेड हूं तो इससे जुड़े हुए सारे काम मैं ही देखता हूं, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हमारा मेन काम बोतल के ऊपर ही डिपेंड हो गया, हम सारा डिपार्टमेंट इसमें यही लगा हुआ, फाइनेंस मार्केटिंग सेल्स सारा बोतल वाला मैं देखूंगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिस्क मिनिमाइज, इसमें रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे एक्टिविटी कोलैप्स नहीं होगी, इसमें भी मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एप्लीकेशन भी दिए मैंने, बहुत सारे आपको यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं, आपको सिर्फ इसमें से 3 4 याद रखने हैं, बहुत है। अच्छा, इसमें इफेक्टर एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी, इसमें भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ओके। इसके बाद आ गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी टेक प्रायोरिटी ओवर एनी इंडिविजुअल पर्सन इंटरेस्ट। भाई उसने भी कहीं ना कहीं यही बात बोली थी हमारे, किसने, ये तो फ्यूल की बात हम लोग कर रहे हैं, टेलर ने भी यही बात बोली थी। तो यहाँ पे वही बात है कि भैया किसी भी एक इंसान का अपना पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं हो सकता। इसके बाद रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कंपनसेशन शुड बी फेयर होनी चाहिए, मतलब कंपनी के लिए भी वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए भी बहुत कम नहीं होना चाहिए। सिंपल बात यह है, फेयर होना चाहिए दोनों के लिए, जो मार्केट में चल रहा है उस रोल के लिए, है ना, ऐसा ना हो ना कंपनी ज्यादा दे और ना एम्प्लॉय को कम मिले। सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब आप पूरी की पूरी पावर एक ही जगह रखो, पूरी कंपनी की, उसको बांटो मत, मतलब सेंट्रलाइजेशन मीन्स concentration of decision making authority with some whereas dispersal among more than one person is decentralization, मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का एमडी मैं हूं, अब जो भी डिसीजन होते हैं ना उसकी फाइल मेरे पास आती है, मैं ही अप्रूव करता हूं तो ही कुछ होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। अब मान लो अगर मैंने अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर रखी है आगे, मतलब आगे लोगों को ट्रांसफर कर रखी है, अप्रूव कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भाई फाइनेंस वाला सारे डिसीजन फाइनेंस वाला बंदा लेगा, सेल्स वाला सेल्स ले लेगा, मार्केटिंग वाला मार्केट ले लेगा और ऑपरेशन वाला ऑपरेशन ले लेगा। तो मैंने सबको अपनी अपनी अथॉरिटी भी ट्रांसफर करी हुई है, तो ये चीज अलग होगी, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक से ज्यादा बंदे अथॉरिटी होल्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग की, और सेंट्रलाइज में केवल एक बंदा करता है। इस पे केस स्टडी भी आती है, ध्यान रखना। स्केलर चेन, स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन शुड फ्लो फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, मतलब जो बंदा हाईएस्ट पोजीशन पे है उससे कम्युनिकेशन लोएस्ट पे आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा ऊपर वाला हाईएस्ट है तो लोएस्ट बंदा, तो ये लोएस्ट है, ये भी लोएस्ट है, तो इनके पास ऊपर से कम्युनिकेशन आनी चाहिए हाईएस्ट से। लेकिन हाउ एवर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाउ एवर इन सम इमरजेंसीज, हाउ एवर सम इन इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब कभी भी ऐसी कोई बात है जो बहुत बहुत ज्यादा लॉस कर सकती है कंपनी को, अभी बताना जरूरी है, फिर हम स्केलर चेन फॉलो करते रहेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे क्या, नहीं। तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है, एम्प्लॉय एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट थ्रू अ गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक भी आपको याद रखना है। गैंग प्लैंक क्या होता है, एक कम्युनिकेशन का जरिया जो दो सेम लेवल एम्प्लॉय को आपस में कनेक्ट करने की अनुमति देता है। जैसे देखो ये हमारा सुपीरियर है, इसके जूनियर बीई सी एफ और नीचे है डी जी, तो अगर डी और जी को इमरजेंसी में कांटेक्ट करना पड़े तो ये दोनों आपस में कर सकते हैं, सी और एफ कर सकते हैं, बी और ई कर सकते हैं, क्या डी और ई डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं बेटा वो नहीं कर सकते, स्केलर चेन इस चीज की अनुमति नहीं देता। स्केलर चेन बोलता है कि ऊपर से नीचे आनी चाहिए अथॉरिटी कम्युनिकेशन वाली। तो देखो ये बंदा हाईएस्ट है, इन्हें तीन लोगों को आगे बताया,
वो तीन अपनी अपनी टीमों को तीन को आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ जाती है तो ये दोनों हरे हरे वाले आपस में बात कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो ये सीधा इससे बात नहीं कर सकता, सीधा इससे बात नहीं कर सकता, इससे नहीं कर सकता, इससे नहीं कर सकता, सामने सामने हो सकता है। और ये जो लाइन है ना, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। ऑर्डर, everything and everyone should be in their designated places at appropriate time for maximum efficiency। मतलब जो भी उनको काम सौंपा गया है वो वही होने चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी ज्यादा हो। इक्विटी, भाई इक्विटी मतलब हम लोग फेयरनेस लेके आएंगे अपनी कंपनी में, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को गंदा बुरा नहीं बोला जाएगा, कोई भी मोटा काला पतला गंदा शक्ल का कोई भी इंसान को ये सारे शब्द नहीं बोले जाएंगे। किसी भी रिलीजन, कास्ट और क्रीड या रेस पे हम लोग उनको जज नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब टर्नओवर मतलब कि हमारे यहाँ पे बंदे कितना काम करते हैं, कितने पीरियड के लिए काम करते हैं। अगर मान लो मेरी कंपनी के अंदर बंदे सिर्फ 6 महीने काम करते हैं फिर छोड़ जाते हैं, ज्यादातर बंदे, एक बंदा नहीं ज्यादातर बंदे, तो मेरा यहाँ पे टर्नओवर हाई है। मतलब टर्नओवर मतलब बेसिक क्या होता है, ये एक रेट होता है जो बताता है कि आपके यहाँ पे पिछले 12 महीने में कितने लोगों ने काम छोड़ दिया। ये ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। तो टर्नओवर अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे दिक्कत होगी, इसलिए मैं ये देखूंगा कि हमारे यहाँ पे हाई टर्नओवर तो नहीं है, ये मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल दिखाएगा। इनिशिएटिव, वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब हर एक वर्कर को क्रिएटिव होने का अधिकार है। अगर उसको लगता है कि किसी प्रोसेस के अंदर कोई हम लोग चेंज कर सकते हैं तो उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, इस चीज की पहल करके बताना चाहिए कि ये चीज ऐसे नहीं इस तरह होनी चाहिए। इसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन भी इससे आता है हमारा, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रेट द कॉप्स, तो अब ये देखो ये वर्ड ना थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इंग्लिश भाषा में भी नहीं है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी आता है पेपर में तो बच्चे इसके बारे में भूल जाते हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसको ज्यादा अच्छे से याद रखना। कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट यूनिटी हार्मनी अमंग द एम्प्लॉय, तो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट जो है ना अपने, जो अपने ऊपर वाले प्रिंसिपल है तीन, कौन कौन से, टीम स्पिरिट, यूनिटी, हार्मनी, इन तीनों को मिला दो आप तो आपका बन जाएगा एस्पिरेट द कॉर्प्स। फेवल वर्सेस टेलर, फेवल वर्सेस टेलर के लिए डिफरेंस दिए हुए हैं बहुत सारे, आप डिफरेंस एक बार पढ़ लेना, मैंने आपको दोनों के बारे में पढ़ा दिया, तो अब डिफरेंस पढ़ने में बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको वन शॉट में इस चीज को कवर करा दिया। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट डाउन करके आप बताना, और डॉक्टर रीता तलवार कौन है ये भी बताना है आपको। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, वन शॉट सीरीज जैसी अभी हमारी चल रही है, तो हम लोग सारे चैप्टर 12 के 12 कवर करेंगे, ठीक है।